इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 6 तीन वर्ग भाग 4। इसमें हम भूमि का उपयोग से पढ़ेंगे और भी आगे टॉपिक मिलेगा, हम लोगों को पढ़ने के लिए विषय मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो प्रारंभ में आप हमारे जो भी आप वीडियो देखोगे, जो भी पार्ट देखोगे, चाहे कुछ भी, आप ये नहीं देखोगे कि शुरुआत में हम कुछ टाइम कुछ अलग बोल के निकाल दे, नहीं, सीधा टॉपिक पे आओ, इधर उधर काहे चुक जाना। तो प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आमिद किस्म की थी। शुरुआती दौर में देखें तो जो प्रौद्योगिकी थी किसान की खेती बाड़ी करने के लिए, तो बहुत कम था, लेकिन बाद में उसको फैलाया गया। जितना फैलेगा उतना ही मुनाफा, उतना ही पैसा, उतना ही हर चीज। तो कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद जो होता था, जो उसको हथियार मिलते थे खेती बाड़ी करने के लिए, केवल बैलों की जोड़ा, केवल बैलों की जोड़े से चलने वाले लकड़ी का हल था। लकड़ी का हल के अलावा कुछ नहीं था, जो 3 इंची छील पाता था। फिर उसके बाद जो हल बना लोहा वाला, वो करीबन आपको 9 फीट तक, 9 फीट नहीं, 6 इंच 7 इंच तक छेदने लगा नीचे जमीन में। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बदलाव हुए। यह हल जो था केवल पृथ्वी की ही सतह को खुरक पाता था, खुरक सकती थी, ऊपरी भाग को केवल छील सकता था 3 इंची। और यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरीके से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक श्रमिक करना, मेहनत करना पड़ता था। काहे कि ज्यादा नीचे से नमी नहीं मिलेगा तो मेहनत तो बबुआ करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा खटना पड़ेगा। तो भूमि को प्रायः 4 वर्गों में, ये 4 वर्गों में उसको बांटा गया होगा। अब 4 वर्ग यहाँ पर देखो कि भूमि को हम देखेंगे तो प्रायः 4 वर्षों में एक बार हाथ से खोदा जाता था। 4 वर्षों में एक बार हाथ से उसको खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। मतलब कुदाली से उसको कोरा जाता था। हम लोग आम भाषा में बोले तो कुदाली से उसको कोड़ते थे लोग। साथ ही देखेंगे तो फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है? फसल, फिर अगला फसल, फिर अगला फसल, फिर अगला फसल। तो फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था यहाँ पर। और भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु की सर्दी, एक भाग में शरद ऋतु की सर्दी मतलब गेहूं बोया जाता था। जबकि अपने इलाके में भी सर्दी के मौसम में गेहूं बोया जाता है। जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली छोड़ दिया जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोए जाते थे। जो परती जमीन रहेगा उस पर राई बोया जाएगा। राई एक तरीके से वो भी गेहूं की तरह इस्तेमाल होता था, उसका भी रोटी बनता था। जबकि दूसरा आधा भाग जो होता था खाली छोड़ दिया जाता था। और इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरता थी खत्म होने लगी और प्रायः अकाल पड़ने लगे थे। तो दीर्घकालीन कुषाणों और विनाशकारी आकलन, यहाँ पर देखो कि दीर्घकालिक कुपोषण चालू हो गया और विनाशकारी अकाल चालू हो गया था उस समय। बारी बारी से पड़ने लगे, क्या पड़ने लगे? बारी बारी से कुपोषण पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा हर किसी के ऊपर, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्ट हो गया था। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, दुष्ट कार्य हो गया था उन लोगों के लिए। क्योंकि जब समाज में बीमारी चल जाएगा, महामारी चल जाएगा, अकाल हो जाए, भूखमरी हो जाए, खाना ना मिले, तो लोगों का हालत खराब ही हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद देखें तो लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। लॉर्ड अपने आय को, मतलब अपने कमाई को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे कि ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हालांकि देखा जाए तो भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था। भूमि के उत्पादन को बढ़ाना उस समय संभव नहीं था। इसलिए किसानों को मैनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मैनर के जितने भी जमीन थे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैनोरियल स्टेट, तो उन सबके जमीनों को कृषि लायक बनाने के लिए बाध्य होना लगा, उसी पर खेती बाड़ी करने लगे। और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियम अनुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। नियम के अनुसार उनको काम करना पड़ता था वहां पे। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सह सकते थे,
चूंकि वे खुलकर विद्रोह नहीं कर सकते थे, यहाँ पर नहीं सह सकते थे, और यह भी बात है खुलकर विद्रोह भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष प्रतिरोध का सहारा लिया। अब निष्कर्ष प्रतिरोध क्या होता है? मोहटिया देना, बात को नहीं मानना। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे, और उस मेहनत का जितना भी अधिकतर उत्पादन होता था अपने लिए रखने लगे, देते नहीं थे किसी को। वे बेगार करने से बचने लगे, वो नौकरी करने से, उनके खेत में काम करने से, फालतू में काम करने से बचने लगे, छुपने लगे, नहीं करेंगे। तो चारागाहों और वन भूमि के कारण, जितने भी चारागाह भूमि था, वन भूमि था, इन दोनों के कारण उनका और उन लॉर्ड के साथ विवाद होने लगा था, और लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझी संपदा मानते थे। लॉर्ड बोलता था कि सब मेरा है, और किसान किसान बोलते थे कि ये सब सामुदायिक संपदा है, जो हम सब का है, तुम्हारा कुछ नहीं है बेटा, हमारे है सब, तुम्हारा कुछ नहीं। तो ऐसे बोलता था लोग, और काम चल जाता था, झगड़ा झंझट कम होते थे। और झगड़ा झंझट क्या कम होना यार, वो तो होगबे करेगा, जहां पर बुद्धि नहीं होगा वहां पर यही होगा। अब देखो यहाँ पर नई कृषि प्रणाली क्या क्या बोलती है कि 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के कारण उसके परिणाम मिलते हैं, और मूल्य रूप से देखा जाए तो लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल आ गए थे उस समय, और सांचेदार पटरे आ गए थे। मतलब सब चीज एकदम लिमिट से आता था, तो उसका उपयोग होने लगा था, जिसको मलॉड बोर्ड बोला जाता था, सांचेदार पटरे को। तो आप देखोगे कि बैल के कांधे पर पाला लगाकर एक लोहा का नीचे से नोक होता है। पहले के जमाने का हल देखे हो, नहीं देखे हो ना? आज का हल देखे हो जो ट्रैक्टर में लगता था, उसमें का एक वो ले लो, वैसा ही होता था उसका नोक खोदने वाला। हाँ, आजकल तो रोटरी चल रहा है, वो घुमा घुमा के काटता है, लेकिन जो ऐसा हर होता है ना, जो खड़ा खड़ा होता है, तो उस समय उसमें का एक ले लो, वैसा ही होता था पहले का हर। हम लोग तो खूब, हम कभी खेत में तो बैल चलाए नहीं है, लेकिन जब हेंगाया जाता था, मतलब जमीन को बराबर करने के लिए उस पर पटरा रख के उस पर किसी को बैठा कर चलाया जाता था बैल को, तो वो बराबर हो जाता था जमीन। उसको हेंगाना बोलते थे, मतलब जमीन को बराबर करना। तो जब हेंगाया जाता था तो हम लोग बैठ जाते थे, किधर दो तरफ बैठ जाएंगे लोग, बीच में जो चलाएगा वो बैठ जाएगा, जिसकी वजह प्रेशर के वजह से सब बराबर होते जाता था, और मजा आता था पीछे बैठने में। हमें तो बहुत मजा आता था। और गिरोगे तो चोट कहाँ लगेगा, मिट्टी पर गिरोगे चोट थोड़े लगेगा। कभी कभी छूट जाता था, बैल स्पीड में चले तो लतार मार देवे तो गिरना पड़ता था। हालांकि देखा जाए तो वैसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे, और जो लोहा वाला हल था वो ज्यादा गहरा खोद सकता था, और सांचेदार पटरे सही ढंग से वो क्या होते थे, ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। और सांचेदार था इसलिए ऊपरी वाली मिट्टी को पूरे तरीके से पलट सकता था। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्व का बेहतर उपयोग होने लगा था, और भूमि के जितने भी नमी थे उसका इस्तेमाल ये लोग खेती बाड़ी करने के लिए करने लगे थे। और पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। पशुओं को कैसे जोतना है, पशुओं का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका भी सुधार इसमें कर लिया गया। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। जो पहले गले में बांधते थे अब उसको कंधे पर बांधा जाने लगा, जहां पर उसका ठुड्डी होता है। ठीक है, इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी थी। और घोड़े के खुरों क्या होते हैं, नहीं समझे? घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी थी। घोड़ा का जो पैर होता है ना, तो उसका जो नाखून होता है, तो नाखून पर अब नाल लगाया जाता था, लोहा का नाल, कवच लगा दिया जाता था कि उसके मतलब नाखून ना खिलाए, नाखून खराब ना हो जाए, इसलिए नाल लगने लगी थी उस समय, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो जाते थे, वो ज्यादा तेजी से दौड़ सकते थे। घोड़ा जिसके पास हो उसका तो बातें अलग हो जाएगा जी। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा था। खेती बाड़ी के लिए वायु और जल शक्ति का इस्तेमाल वो लोग बहुत तेजी से करने लगे थे, और नए नए तकनीक तो भैया आता ही रहता है। यूरोप में अन्न को पीसने के लिए पानी और जल का इस्तेमाल किया जाता था,
अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो गए थे उस समय। भाप इंजन चालू हो गया था, स्टीम इंजन जो पानी से चलता था, पानी बॉयल होगा तो वायु में बदलेगा, तो वही भाप इंजन बोलते थे। तो ये जल शक्ति और वायु शक्ति का इस्तेमाल वो लोग बहुत अच्छे से करने लगे, क्योंकि कारखाना भी स्थापित होने लगा था उस समय। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया था, बहुत ज्यादा बदलाव आया। और सबसे क्रांतिकारी था कि दो खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। जो पहले 2 खेती होता था अब 3 खेती होने लगा, क्योंकि एक खत्म एक लगाओ, एक खत्म एक लगाओ, और उर्वरक में गोबर डाल दो, उसमें गोबर डालो, कुछ भी डाल दो। और इस व्यवस्था में कृषक जो था 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकते थे, और बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में भी, शरद ऋतु क्या होता है, शरद ऋतु में ना पूरा सर्दी और ना पूरा गर्मी, तो शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात 1.5 साल बाद दूसरी वसंत में बोता था उसमें, तो इन लोगों का पैदावार बढ़ गया था। इसका अर्थ यही था कि किसान अपने जोतों को 3 खेतों में बांट सकता था, मतलब अपने फसल को 3 खेतों में बांट सकता था, क्योंकि अब जोतना चालू हो गया था ना, तो जोतना चालू हो गया था, लोग अलग अलग ढंग से काम करने लगा था। वे उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं बोए जाते थे। अच्छा, ये सर्दी ऋतु ही है, तो सर्दी ऋतु में गेहूं बोए जाते थे, राई बो सकते थे एक ही समय में। और दूसरे में वसंत ऋतु में मनुष्यों के उपयोग के लिए मटर, सेम, मसूर तथा घोड़े के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। आज जौ और बाजरा हम लोग भी खाते हैं, अच्छा लगता है, मोटा मोटा रोटी होता है, घी लगाकर खाओ मजा आ जाता है। मक्का द रोटी खाओ घी लगाकर, गेहूं द रोटी खाओ घी लगाकर, मजा आ जाएगा यार। खाने के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं न जी। तो ये लोग मटर का सब्जी कौन कौन खाया है, मटर का सब्जी कौन कौन खाया है, सेम कौन खाया है, मसूर कौन खाया है, जौ का सतुआ होता था, जौ का रोटी भी बनता है। ऐसे जौ का लोग सतुए के रूप में खा जाते हैं, मतलब ऐसे ही शाम को खा जाएंगे, क्योंकि भुजवाल होता था। और बाजरा, ये घोड़े के लिए 2 था, जौ और बाजरा, जो अब इंसान भी खाता था। हाँ भाई, ये नहीं पता था कि किसके लिए कौन बोया जा रहा है, लेकिन खा लो भैया, अच्छा लगता था, टेस्ट अच्छा था। तीसरा खेत जो था प्रति यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे, एक जैसा नहीं, तीनों खेतों का इस्तेमाल बदल बदल के करते थे, कि जो उसका उपज वाला जो जमीन का नमी होता था ना, जो उपजाऊ भूमि जो होता था वो खराब ना, नष्ट ना हो, इसीलिए वो लोग ऐसा इस्तेमाल इसका करते थे। तो ये कारणवश था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ करने के लिए अच्छा ही करना रहता है, खराब करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आगे देखा जाए तो इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो गई, और भोजन की उपलब्धता जो था वो दुगनी हो गई थी। मटर और सेम जैसे पौधे का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तत्व उसके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया था, क्योंकि अब जो नया नया सब पौधा बो रहा था लोग, तो उन लोगों के लिए अच्छा था, उनके जानवरों के लिए अच्छा था, एक प्रोटीन का स्रोत था। फलस्वरूप देखेंगे तो कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे थे, वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक देखेंगे तो एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ होता था। पहले जो भी किसान होते थे 100 एकड़ होता था, और उसके बाद 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया था। पहले 100 एकड़ और 20 से 30 एकड़। अभी भी गांव में बहुत लोग हैं जिसका 100 बीघा जमीन है, लेकिन ऐसे ऐसे नलायक बेटे हैं जिसके वजह से सब बट गया, तो ना उसी को फायदा होता है ना उसी को फायदा होता है, दोनों गधे नालायक हो गए हैं। देखा जाए तो छोटी जोतों क्या छोटा खेत, तो छोटे जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी। छोटे जितने भी खेत हो गए उस पर अधिक कुशलता से बढ़िया तरीके से खेती की जा सकती थी, और उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिल जाता था, दूसरा काम भी वो लोग कर सकते थे।
इनमें से देखें तो कुछ प्रौद्योगिकी बदलावों में अत्यधिक धन लगता था, कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव करने में ज्यादा पैसा लगेगा। फैक्ट्री लगाना है तो पैसा लगबे करेगा, इसमें जाना क्या था है, पूरा डॉलर बाय डॉलर लगते थे। तो कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं थे। जो कृषक थे, किसान थे, उनके पास उतना धन नहीं था कि पनचक्की और पवन चक्की लगा सके। इसलिए इस मामले में पहल लॉर्ड द्वारा की गई थी। लॉर्ड ने ये दोनों चीज लगवा दिया। परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने लगे थे, पहल करने के लिए सक्षम हो गए थे। जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में, खेती के लिए जमीन का फैलाव करो, जमीन बढ़ाओ। उन्होंने फसलों को 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया, और फसल के लिए 3 चक्रीय व्यवस्था को उन लोगों ने अपना लिया और गांव में लोहार की दुकानें और भट्टियां स्थापित कर दी। लोहार की दुकानें और भट्टी में वो लोग जो भी पकाए, तो भट्टी वो लोग स्थापित कर लिए, जहां पर लोहे के नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनता था। चाहे उसका मरम्मत करने के लिए काम में सस्ती दरों पर किया जाता था, मरम्मत करने के लिए सस्ती दरों पर काम हो जाता था, क्योंकि घोड़े के नाल वहां पर बन जाते थे, और घोड़े का नाल बन जाएगा तो वो हल भी बन जाएगा। तो ये 2 चीज लोहार बना कर दे देता था सब। तो ये हर गांव में इसका बनाने का काम लोहार का था, और लोहार का मतलब ही था कि वो किसान के लिए अच्छा से अच्छा चीज बनाकर देवे। लेकिन आज यही किसान के लोहार पे आ रहे हैं ना, तो लोहार को जाति में बांट दिया गया। लोहार कोई जाति नहीं है, वो एक समुदाय है, एक समूह है, जिसका काम होता था खेती बाड़ी करने वालों की सहायता करना। ये नहीं कि भैया हम लोहार है, तो सब फालतू की बातें सिखा दिया गया है। तो जो हमारा मूल्य सिद्ध अधिकार उस समय का था, उस अब तो बदल गया, अब बदल गया है, तो भैया उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करो, नए तरीके से इस्तेमाल करो, क्यों पुराने घिसी पिट्टी करने का। 11वीं सदी से देखेंगे तो व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं, जो सामंतवाद का अधिकार थे, सामंतवाद का आधार थे, जो कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन जो होता था ना, आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा था। तो आर्थिक लेन देन अब मुद्रा पर आधारित होने लगा था। लॉर्ड को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नगदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा था, और लॉर्ड बोलता था कि भैया सेवाएं मत दो, पैसे दो तुम, तो उसी रूप में उसको आसान लगता था, उसी रूप में ले लेता था। और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में, अब यहाँ पर देखो कि जितने भी किसान थे, तो किसान अपने फसल को व्यापारियों को मुद्रा में बेचने लगे थे। उन्हें वस्तुओं में बदलने के स्थान पर, मतलब जो पहले वस्तु में बदलते थे, अब उसको मुद्रा में बदलने लगे। सामान लो, पैसा दे रहे मेरा, तो मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया था, और पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे, और फिर वो व्यापारी जाकर शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा था। खराब फसल के समय बहुत अधिक हो गई थी। यहाँ पर देखो, खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी कीमत, किस चीज की, जो भी हमारा सामान होता था। उदाहरण के लिए देखेंगे तो इंग्लैंड में 1270 में और 1320 के बीच, 1270 से 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुनी हो चुकी थी। जो खेती करने, कृषि मूल्य जो खेती बाड़ी का सामान होता था, राशन का सामान, तो उसका दाम दुगना हो चुका था, क्योंकि उस समय अकाल के जैसा पड़ा था, अकाल ही समझ लो एक तरीके से। अब यहाँ पर आता है चौथा वर्ग, मतलब एक नगर और नगरवासी, नए नगर और नगरवासी। तो नगर और नगरवासी में भी उन लोगों को अच्छा लगता था, तभी रहते थे ना। तो नगर में आप रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, तो गांव में रहोगे तो गांव और गांववासी, नगर में रहोगे तो नगर और नगरवासी। कृषि में देखा जाए तो विस्तार के साथ साथ ही उससे संबंध 3 क्षेत्रों में होता था, जैसे में जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हो चुका था। और यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, कितना थी, 1000 ईस्वी में करीबन 420 लाख थी जनसंख्या। अब वह बढ़कर
1200 ईस्वी में लगभग 620 लाख हो गया था। तो यहाँ पर लाख की बात आ रही है भैया, लाख की, मतलब 6 करोड़ 20 लाख उनकी जनसंख्या हो गई थी। और 1300 आते आते 7 करोड़ 30 लाख हो गया। 7 करोड़ 30 लाख मतलब 730 लाख हो गई थी जनसंख्या बढ़कर। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि तथा 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक की जा सकती थी, और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी। नहीं समझे? यहाँ पर समझो, बेहतर आहार का अर्थ होता था लंबी जीवन अवधि। अब बढ़िया खान पीन रहेगा तो बढ़िया जियोगे भैया, लंबे समय तक जियोगे। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में देखें तो 10 वर्ष अधिक हो गई थी। 10 वर्ष वो लोग ज्यादा जीने लगे थे। तब पुरुषों की तुलना में देखें तो स्त्री और बालिकाओं के जीवन अवधि छोटी होती थी। ये लोग कम जीते थे, और पुरुष बेहतर भोजन करते थे, इसलिए वो सब ज्यादा जीता था। सब थोड़ा ज्यादा उम्र के लिए वो जीता था। जैसे में जो 60 में मर जाएगा वो 70 में मरने लगा। तो पहले के लोग 100 वर्ष तक जीते थे, तो 100 तो 110 वर्ष तक जिंदा रहने लगे। बढ़िया खान पीन रहेगा, डाइट मेंटेन रहेगा, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, थोड़े बीमार पड़ोगे, थोड़े तबीयत खराब होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात देखे तो उसके नगर जो होते थे उजाड़ और तबाह हो गए थे। उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए। परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुआ तो नगर फिर से बढ़ने लगे। और नगर जब फिर से बढ़ने लगे तो जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक खदान होते थे, अपनी आवश्यकताओं ज्यादा खाना सामग्री होता था, खाने सामग्री, तो उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती थी, ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके, मतलब एक दुकान खोल सके जहां से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकते। तो मतलब एक दुकान खोलने का शुरुआत उस समय हुआ था। तो इस जरूरत ने मियादी हाट मिलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपन्न केंद्रों, छोटा छोटा जो केंद्र होता था, छोटे छोटे केंद्रों का विकास किया। छोटे छोटे दुकान खुलने लगे जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे थे। और एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकते थे, और एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होने लगा। दूसरे स्थान पर नगरों का विकास हुआ, बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए और बिस्पों की जागीर बनाया गया जो काम करते थे लॉर्ड के लिए, चाहे राजा के लिए। और बड़े चर्चों के चारों तरफ क्या होने लगा, बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगे, पूरा दीवार बनाया जाने लगा, घेराबंदी चालू हो गया था। तो उस समय एक ही चीज होता था कि इन लोगों को बहुत आराम होता था। ये जो सब चीज अच्छा होने लगा, सब चीज अच्छा दिखने लगा, सब लोग दुकान खोलने लगे। ऐसा नहीं है, ये तो बाहर की बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान की बात तो नहीं बता रहे। हिंदुस्तान में तो 300 400 साल पहले से भी दुकान लगते थे, उधर भी लगते होंगे, लेकिन शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि दुकान लगता था कि नहीं लगता था। कौन जानता, पहले ना कॉपी होता था, ना पन्ना होता था, ना किताब होता था। तामपत्र का भी शुरुआत बाद में हुआ था, आज से 2000 साल पहले हुआ था, आज तो हुआ नहीं था। तो उन लोगों के लिए आराम था। नगर में चक्की बन गया, चर्च बन गया, सड़क बन गए, व्यापारी के लिए उनका दुकान बन गया, घर बन गया। और घर बन गया तो व्यापारियों के लिए गोदाम भी बनते थे, दुकान भी बनते थे, कार्यालय बनते थे जहाँ से पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है। बड़े बड़े दुर्ग बनने लगे, नगरों का विकास हुआ, जागीर बने। जागीर बना तो उसके बाद से चर्चों के चारों तरफ सब बाउंड्री भी हुआ, बाउंड्री हुआ तो उसमें स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुल गया। तो बहुत सारा इसमें उन लोगों को सुविधा मिलने लगा। तो हम लोग हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बोलते हैं, अस्पताल बोलते हैं, लेकिन उर्दू शब्द में बीमारिस्तान बोला जाता है उसको। क्या चीज? बीमारिस्तान। नगर की हवा जो थी स्वतंत्र बनाती है, और एक ये प्रसिद्ध कहावत थी, मतलब नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। तो ये प्रसिद्ध कहावत शायद हम लोग को अभी इसमें पढ़ने को नहीं मिले, लेकिन पढ़ने को मिलेगा तो जरूर बताएंगे। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक किसान दास
कृषिदास भागकर नगर में छिप जाते थे, क्योंकि आजाद होना था उन लोगों को। अपने लॉर्ड की नजरों से एक वर्ष या एक दिन तक, एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला, एक वर्ष चाहे एक दिन अगर छिप गया तो छिपे रहने वाला कृषिदास की स्वाधीन नागरिकता बन जाती थी और उनको नगर में वो लोग रहने लगे थे। और नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति जो होता था, या तो वह स्वतंत्र कृषक या भगौरे कृषिदास थे। चाहे वो स्वतंत्र किसान हो, चाहे वो भगौड़े किसान हो, चाहे भगौड़े वो नौकर जो गुलाम बनाकर रखे जाते हो वो चले जाते थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक मतलब उनको उतना ज्यादा नहीं आता था, कुशलता तो थी नहीं, लेकिन फिर अकुशल श्रमिक तो थे लेकिन सीख जाते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे, जितने भी दुकानदार थे व्यापारी थे वो बहुतायत में थे, बहुत ज्यादा थे। और बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यापारियों, जो जिनके पास कौशल होता था। ये देखो एक नगर का मैप है जिसमें सब गली बनाए गए हैं, चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है। और आप आज किसी भी शहर में जाओगे तो आपको ऐसा ही सब दिखेगा, छोटे 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 घर दिखेंगे, गलियां दिखेंगे, ऐसे ही रोड दिखेगा उधर, और बाकी सब नहर का इलाका, साइड का इलाका, इधर दुर्ग दिखेंगे। आज वो दुर्ग सिस्टम सब खत्म हो गया है। तो मैंने ऊपर क्या बताया यहाँ पर, तो बहुत अच्छे कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई, साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। और बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। बड़ा शहर होता था तो उसकी जनसंख्या 30,000 होती थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था, मिडिल क्लास। आम भाषा में बोले तो मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय लोग, जिसमें हम लोग सब आते हैं। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी मतलब गिल्ड आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित थे। जितने भी प्रत्येक शिल्पकार थे, चाहे उद्योग वाले काम करने वाले थे, वो सब एक तरीके से संगठित था कि ऐसा ऐसा करना है। अलग अलग उनका रूप होता था, प्रकार होता था। यह एक ऐसी संस्था थी, यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। जितना ज्यादा बिकेगा उतना बनेगा, जितना अच्छा बनेगा उतना बिकेगा। श्रेणी सभागार, श्रेणी सभागार क्या होता है, जहां पर वो सब बैठकर बात कर सकते थे। तो श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था, जहां पर सब एक जगह पर मीटिंग कर सकते थे। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान और औपचारिक रूप से देखे तो मिला सकते थे, मतलब औपचारिक रूप से मिला सकते थे नहीं, वहां पर मिल सकते थे। यहाँ पर होगा थोड़ा, यहाँ कार्य को बढ़ गया है। वहां पर औपचारिक रूप से वो लोग मिल सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। ऐसे बात तो करते ही थे, लेकिन उन लोगों का अलग था कि भैया मीटिंग करना, तो मीटिंग करने के लिए वो लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, बहस करने के लिए। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाते रहते थे और शांति स्थापित करते थे। और संगीतकारों को संगीतकार जितने भी होते थे, प्रतिभा भोज क्या होता है, तो प्रतिभा भोजों और नगरीय जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। तो प्रतिभा भोज में यही हो जाएगा, खाने के समय में उनके सामने प्रदर्शन करना। चाहे अलग अलग जुलूस होगा, चाहे अलग अलग कुछ वहां पर फंक्शन होंगे, त्योहार होगा, तो उस समय आपको वहां पर बुलाया जाएगा, आपको प्रदर्शन करने के लिए, जितने भी संगीतकार कलाकार जो होते थे। और सराय वाले यात्री, सराय वाले कौन से यात्री होते हैं, सराय वाले वही यात्री होते हैं जो दूर से आए हैं, चाहे कहीं से आए हैं, तो कुछ दिन के लिए वहां पर रुके, मतलब आश्रय लिए हैं, तो सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। कौन से, तो उधर के लोग जो होते थे, सैनिक जो होते थे, चाहे उधर के कुछ किसान हो गए, चाहे संगीतकारे हो गया, चाहे जो भी हो गया, पहरेदार ही क्यों ना, तो ये सब सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे, बहुत अच्छे तरीके से करते थे, धोते पीटते तो थे नहीं। 11वीं सदी आते आते हुआ क्या कि पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो गया, नया व्यापार चालू हो गया, जो हम लोगों ने विषय 5 में पढ़ा है। विषय 5 में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में हमने देखा, नहीं वो नहीं, यायावर साम्राज्य में, यायावर साम्राज्य में हमने पढ़ा कि किस तरह विकास हुआ, किस तरह लोग व्यापार चालू कर दिए। ठीक है,
आगे यहाँ पर देखते हैं तो स्कैंडिनेविया के व्यापारी जितने भी थे वस्त्र के बदले, कपड़े के बदले फर और शिकारी बाज लेने लगे थे। लेने के लिए उत्तरी सागर के दक्षिण के समुद्री यात्रा करते थे। अब उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा करते थे और अंग्रेजी व्यापारी रागा बेचने के लिए आते थे, उनसे ये लोग बदलाव कर लेते थे। तो अब सामान के बदले में कुछ सामान ले लो, तो वस्त्र के बदले में कुछ खाने वाला सामग्री, नहीं तो पैसे ही ले लेते थे वो लोग। उन लोगों का मुद्रा उस समय अलग होता था, तो उसमें लेते थे। जैसा जिसका मुद्रा वैसा उस लोग दाम लेते थे, चाहे उसके कीमत के अनुसार कुछ और ले लेंगे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगे थे। 12वीं सदी तक ले फ्रांस में पूरा व्यापार और शिल्प रेखा जो होती थी, शिल्पकार जो होते थे, पूरा विकसित होने लगे थे। और पुर्तगाली भी उधर से आए थे जो गोवा में बसे हुए हैं। पहले दस्तकारों को एक एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था। पहले जितने भी दस्तकार होते थे तो उनको एक मैनर के इलाके से दूसरे मैनर के तरफ जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लग रहा था, जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता था, मतलब फैक्ट्री। फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सकता था। जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी थी जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी थी, व्यापार का विस्तार होने लगा था। नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे थे। अभिजात्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। अभिजात मतलब क्या? अभिजात मतलब क्या? वो व्यापारी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, चाहे अनेकों प्रकार के काम करने के लिए अब प्रतिस्पर्धा चालू हो गया था। होड़ चालू हो गया कि हम तो हम तो हम आगे तो हम आगे। तो इस तरह के वहां पर कार्य चालू हो गए थे। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कैथेड्रल नगर। तो कैथेड्रल नगर में क्या होता था, क्या नहीं होता था, इसको अगले भाग में देखते हैं। ये उधर का शायद चर्च है। ये तो कितना विशाल चर्च हुआ करता था। जाने के बाद थोड़ा शांति तो मिलता ही था, ऐसा बात तो था नहीं कि शांति नहीं मिलेगा। और ये जो बड़ा सा इधर बड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो त्रिशूल जैसा, नोक जैसा, तो इसको बनाया जाते होंगे किसी वजह से। ऐसे देखा जाए तो बिजली ऊपर गिरेगी तो उसके ग्राउंड फ्लोर पर चल जाएगी, उसमें कुछ रॉड वगैरह लगाया जाता था। तो उस समय भी कुछ ना कुछ सुविधाएं थी, नहीं तो बिजली गिरेगा तो ऐसे ही बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है, दिक्कत हुआ, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।